Students, in this video we are going to read about the division of administrative power, chapter 13. So in previous video we had learned about the features of federal form of government. So in this video we are going to read the division of administrative power. So we had read earlier that the many characteristics features of federal form of government in India. Some features make federation strong. So it is clear from the division of power that the union has been given exclusive power on the important subject. It has been given importance in respect of laws to be framed under the concurrent list. Besides such subjects which do not find place in any of these lists, they are also with the jurisdiction of union government. So, these powers of the union are known as the residual power. In previous video, we had read about the three types of list: union list, state list and current list. तो इंडिया में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में पावर का क्लियर डिवाइडेशन किया हुआ है, बट कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड किए गए हैं. इसी तरीके से जैसे लॉ जो है, लॉ से रिलेटेड जो मैटर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और इस पे जो भी काम किया जाता है या कुछ इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हैं, वही उस पर अपने रूल्स बना सकती है. इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट के इस पावर को रेसिडुअल पावर कहा जाता है. तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जो भी पावर्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं और उनको हम जब स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ प्रोविजंस हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रूल ओवर करने का मौका देता है, प्रोवाइड करता है. तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं या प्रोविजंस बनाए गए हैं जहां पे यूनियन गवर्नमेंट विल इफेक्टिव टू कंट्रोल ओवर द स्टेट, वी विल रीड इन these points. First one is direction to the state government. So the central government gives direction to the state government on subject of national importance and state follows the directions. Subjects like national defense, political relation with foreign countries come under this category. तो कुछ सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, उनसे रिलेटेड डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है और उनको फॉलो करना जरूरी होता है. तो अगर नेशनल डिफेंस से जुड़े हुए मुद्दे हों या पॉलिटिकल रिलेशंस या विद फॉरेन कंट्रीज, इनसे जुड़े कोई भी बात अगर करनी हो तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट. So the union executive can entrust some works to the state government. The union can give direction to the state to follow international treaty and agreement such instruction can also be given in respect of subject like security of railway tracks. तो कुछ अगर important treaty से related matter है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है. नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया सर्विसेज. तो ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS,
इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, इनके जो भी सिलेक्शन होते हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं एंड द सर्विस कमीशन ऑफ दीज सर्विसेज आर डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Besides serving their respective state, these officers served in the central for time to time. Thus, the central government exercise control over the state. तो ये हमने क्या पॉइंट देखा कि जो भी एक्सरसाइजेज हैं, सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड इनके से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, कंडीशंस होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. नेक्स्ट वन इज financial assistance. So the money which the state government receive from the taxes is insufficient. Important source of income are with central government. The central gives grants to state government from time to time. Such grants the central exercise control over the state. तो अगर किसी समय स्टेट गवर्नमेंट को कम टैक्सेस मिलता है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कई तरह के ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को देती है और इस तरीके से वो स्टेट के ऊपर कंट्रोल करती है. नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट हैज पावर टू डिवाइड ए स्टेट और फॉर्म वन स्टेट बाय इंटीग्रेटिंग टू स्टेट और सम पार्ट ऑफ दीज स्टेट एंड फॉर्म द न्यू स्टेट. तो पार्लियामेंट को ये जो है अधिकार दिया गया है कि वो किसी स्टेट को डिवाइड कर सकती है या किसी दो स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है. तो इस तरह के जो पावर हैं, मतलब स्टेट के एरियाज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इसकी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना, ये अगर काम करना है तो इसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है या यूनियन गवर्नमेंट के पास है. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट था, लेकिन आज के समय में वो 2 स्टेट में डिवाइड हो गए हैं. एक हो गया है मध्य प्रदेश और एक हो गया छत्तीसगढ़. तो ये वर्कआउट कौन कर सकता है? ये यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है. नेक्स्ट वन इज मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट. तो कई जो मैटर्स हैं उससे रिलेटेड लॉ जब भी बनाने हो वो एक्सक्लूसिव पावर्स उनके पास, पार्लियामेंट के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास. तो वो कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है. फर्स्ट क्या दिया है? इन केस वेयर राज्यसभा डिक्लेयर्स ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए नेशनल इम्पोर्टेंस. अगर राज्यसभा ने डिक्लेयर किया हो कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट नेशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से जरूरी है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी हुई हो, या फिर व्हेन द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट हैड बीन ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट. तो अगर प्रेसिडेंट रूल किसी जगह पे है तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट पर रूल करती है. नेक्स्ट वन इज इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ पासेस ए रेजोल्यूशन दैट पार्लियामेंट शुड इनैक्ट ए लॉ ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ही रेजोल्यूशन पास करके कहा हो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट करेगी, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उस वर्क को करती है. तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स देखे. फर्स्ट क्या देखा कि राज्यसभा ने डिक्लेयर किया हो किसी सब्जेक्ट को, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का, या प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई हो, या किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल हो. अदरवाइज अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ही पार्लियामेंट को बोला हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वर्कआउट करें. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यूनियन गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाया हुआ है और वो मैक्सिमम टॉपिक्स पे
जो है अपने डिसीजन मेकिंग करती है। और इस तरह के जो पावर्स हैं इन्हीं को ही रेसिडुअल पावर्स कहा जाता है।